प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिगीसा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, और वो टॉपिक है कि अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन को लेकर के अनुच्छेद 312 क्या कहता है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो बिना कोई समय गंवाए हुए इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, आईएफएस का मतलब ये फॉरेस्ट वाला, फॉरेस्ट यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एक आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस भी होती है, लेकिन वो फॉरेन सर्विस है, वो आपके केंद्र की सेवा होती है, वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है। वर्तमान में हमारे पास ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। अब देखिए, ये जो आईएएस और आईपीएस है, ध्यान से समझिएगा, आईएएस और आईपीएस। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब आईएएस और आईपीएस के लिए प्रतिवर्ष यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करती है प्रतिवर्ष। तो इसमें प्री होता है, मेन होता है, और उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर मेरिट डिसाइड होती है। मेरिट में जो टॉप में होते हैं और जितनी सीट होती है, उन सीट के आधार पर आपके आईएएस के लिए चुना जाता है। उसके बाद जो दूसरा वाला जो सेवा होती है वो आईएफएस की होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस वाली, और तीसरे नंबर पर आईपीएस को रखा गया है इस एग्जाम के अंतर्गत, यानी इंडियन पुलिस सर्विस। तो ये 2 सेवाओं के लिए भर्ती है, वो आपके संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है, उसके माध्यम से होता है। ठीक। आईएफएस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसके लिए भी संघ लोक सेवा आयोग ही इसके लिए परीक्षा आयोजित करता है। राइट। तो यह है आपका आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की भर्ती करने की प्रक्रिया। अब आइए, प्रश्न यह उठता है कि अखिल भारतीय सेवा कहेंगे किसको और इनका महत्व क्या है और अनुच्छेद 312 क्या कहता है। आइए, अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज और अनुच्छेद 312। राइट। तो सबसे पहले तो हम ऑल इंडिया सर्विसेज को समझें। तो देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब है कि यह सेवा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के नियंत्रण में कार्य करती है। दोनों के नियंत्रण में कार्य करती है। कार्य करती है, दोनों के नियंत्रण में कार्य करती है। तो नियंत्रण किस तरह का होता है? अब प्रश्न ये उठता है कि भाई राज्य सरकार
क्या नियंत्रण करती है और केंद्र सरकार क्या नियंत्रण करती है अखिल भारतीय सेवाओं पर, यानी दोनों के ही क्षेत्राधिकार में कार्य करती है ये, यानी दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आती हैं अखिल भारतीय सेवाएं, यानी केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार। ध्यान से समझिएगा, केंद्र सरकार के पास नियंत्रण करने की जो शक्ति है वो अंतिम नियंत्रणकारी शक्ति है, अंतिम नियंत्रणकारी शक्ति। ये अंतिम नियंत्रणकारी शक्ति का मतलब क्या हुआ? अंतिम नियंत्रणकारी शक्ति का मतलब यह हुआ कि ये पद से पदच्युत करना, पद से हटाना। आप कहेंगे सर ये दोनों एक ही चीज तो होती हैं, नहीं, एक चीज नहीं होती है, इसमें अंतर होता है। इसको हम कहेंगे डिसमिस, डिसमिस, और इसको कहेंगे रिमूवल, रिमूवल। ये किसके हाथ में होगा? केंद्र सरकार के। और क्या होगा केंद्र सरकार के हाथ में? ध्यान से आप समझिएगा, केंद्र सरकार के हाथ में दूसरी बात निकल करके आएगी, आपके पद अवनत करना, पद अवनति करना। पद अवनति का मतलब क्या हुआ? पद अवनति का मतलब यह है कि जैसे एसपी से डीएसपी बना देना, या आपके आईजी से डीआईजी बना देना, या आईजी से एसपी रैंक पर आपको रिड्यूस करके ले आना, यानी रिड्यूस इन रैंक, रिड्यूस इन रैंक, यानी आपकी रैंक में कमी कर देना, डिमोशन कर देना। यह किसके अधिकार क्षेत्र में होगा? राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा, राइट। इसको कहेंगे अंतिम नियंत्रणकारी शक्ति। अंतिम नियंत्रणकारी शक्ति का मतलब समझ में आ गया, यानी पदच्युत करना, डिसमिस करने का या रिमूवल करने का या आपके डिमोशन करने का राइट केंद्र सरकार को होता है, राज्य सरकार को नहीं, अखिल भारतीय सेवा के मामले में। तो फिर राज्य सरकार को क्या है? तो आ जाइए, राज्य सरकार के पास तात्कालिक नियंत्रण होता है, तात्कालिक नियंत्रणकारी शक्ति होती है, यानी इमीडिएट कंट्रोल, इमीडिएट कंट्रोल। यह किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। इस इमीडिएट कंट्रोल में क्या आएगा? ध्यान से समझिएगा, इस इमीडिएट कंट्रोल में आएगा आपके निलंबन, निलंबन, सस्पेंशन, यानी अखिल भारतीय यानी आईएएस को सस्पेंड कर सकती है राज्य सरकार। आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो लोग हैं, इनके लोगों को राज्य सरकार, संबंधित राज्य सरकार केवल सस्पेंड कर सकती है, उन्हें डिसमिस या रिमूव या उनका डिमोशन नहीं कर सकती। तो अल्टीमेट पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। और इमीडिएट नियंत्रणकारी शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास। आगे बढ़िए, यहां यह उल्लेखनीय है, यहां यह उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय है कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस तीन सेवाएं हमारे पास। तो इन तीनों सेवाओं के लिए भर्ती, भर्ती, प्रशिक्षण, यह कौन देगा? केंद्र सरकार देगी, राइट। भर्ती किसके माध्यम से कराई जाएगी? संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से। भर्ती कौन करेगा इसकी? यूपीएससी। और यूपीएससी इन दोनों के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के माध्यम से, और इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आता है, यानी भारतीय वन सेवा के नाम से। और उसमें आपके ग्रेजुएट लोग जो साइंस ग्रेजुएट हैं
उनको इसके लिए एलिजिबल माना गया है। तो इसके लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी। भर्ती हो गई, प्रशिक्षण कौन देगा? प्रशिक्षण केंद्र सरकार देगी इन्हें, और प्रशिक्षण देकर के इन्हें क्या किया जाता है? राज्य सरकारों को आवंटित कर दिया जाता है, आवंटित कर दिया जाता है। ठीक, यानी प्रशिक्षण देकर के फिर इनको राज्य सरकार को अलॉट कर दिया जाता है। जैसे इसमें कैडर डिसाइड होता है, आप जैसे आईएएस के लिए चुने गए या आईपीएस के लिए चुने गए तो फिर आपको कैडर अलॉट होगा। उसमें आपसे भी राय पूछी जाती है कि भाई आप बताइए आप किस कैडर में जाना चाहेंगे, यानी किस कैडर बनाया गया है प्रांतों को लेकर के कि भाई ये प्रांतों का समूह है तो एक कैडर हो गया, एक प्रांत का कैडर हो गया, तो वो कैडर डिसाइड होता है। ध्यान से आप समझिएगा। उस कैडर के आपसे भी कहा जाता है कि आप फिलअप कीजिए अपनी प्राथमिकता, आप कहां पहले सर्विस में जाना चाहेंगे, आईएएस के रूप में कहां नौकरी करना चाहेंगे। अगर वहां पर सीट वेकेंट हुई आपके बैच में तो आपको वो कैडर अलॉट हो जाएगा, और अगर सीट वेकेंट नहीं है और आपने वो कैडर मांगा है और वहां सीट वेकेंट नहीं है तो फिर केंद्र सरकार जो आपको अलॉट करेगी, आपको उस प्रांत में जाना पड़ेगा, वो कैडर आपको अलॉट होगा। ठीक, आगे की बात आइए। वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, ये सब कौन करती है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार सुनिश्चित करती है, सुनिश्चित करती है। और यह किससे होगा? संसदीय अधिनियम के माध्यम से। किससे? संसदीय अधिनियम से। संसदीय अधिनियम से। ध्यान से आप समझिएगा। लेकिन वेतन भत्तों की अदायगी संबंधित राज्य सरकार को करना होता है, राज्य सरकार को करना होता है। अच्छा, यानी आपको जैसे उत्तर प्रदेश कैडर अलॉट हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, तो वेतन भत्ते तो संसदीय अधिनियम से डिसाइड हो गए आपके ऑलरेडी, और उसमें 3 स्केल हैं आपके। जूनियर स्केल हो गया, सीनियर स्केल हो गया और सुपर स्केल हो गया। जूनियर स्केल में आपके वेतन भत्ते क्या होंगे और कितनी सेवा यानी कितने वर्ष गुजर जाने के बाद फिर आप सीनियर स्केल में आएंगे, और कितने वर्ष की सेवा होने के बाद आप सुपर सीनियर स्केल में आएंगे। ये फिक्स है, आप नौकरी करते रहिए, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा आपका जूनियर टू सीनियर, सीनियर टू सुपर स्केल में। वेतन भत्ते जिस स्केल में आप आ रहे होंगे उस स्केल के अकॉर्डिंग आपको वेतन भत्ते राज्य सरकार को देने ही पड़ेंगे। राज्य सरकार उसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं कर सकती। चाहे आप नागालैंड में आप पोस्टिंग हो आपकी, या जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हो, या आपके तमिलनाडु में हो, या केरल में हो, या कर्नाटक में हो, कहीं भी हो आपका कोई भी कैडर हो, वेतन भत्ते समान रूप से एक जैसे होंगे, सेवा शर्तें एक समान होंगी। राइट, स्टेट टू स्टेट इनमें कोई भिन्नता नहीं होगी। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? अखिल भारतीय सेवा कहा गया है। यानी इसका स्वरूप कैसा होता है? अखिल भारतीय होता है। अखिल भारतीय स्वरूप कैसे हो गया? भर्ती को लेकर के, प्रशिक्षण को लेकर के, वेतन भत्तों को लेकर के, सेवा शर्तों को लेकर के, पदच्युति को लेकर के, राइट, पद से हटाने को लेकर के, और आपके डिवोर्सन को लेकर के, इन सब मामलों में आप एक रूपता देखने के लिए मिलेगी। और यह सब किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में। अब साथ साथ आपको क्षेत्रीय लेवल पर काम करना है, प्रांतीय स्तर पर आपको काम करना है। भाई केंद्र सरकार का तो अपना कोई कैडर है नहीं ना। केंद्र सरकार क्या करती है? थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया काम करती है। किन विषयों पर काम करती है? तो अनुच्छेद 246 के तहत जो संघ सूची के जो विषय दिए गए हैं उनसे संबंधित वो कानून बनाती है, उनसे संबंधित वो नीति निर्माण करती है, उनसे संबंधित वो पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स बनाती है, और उनको
वो क्रियान्वित कराती है किसके माध्यम से? राज्य प्रशासन तंत्र के माध्यम से। तो ओवरऑल केंद्र सरकार का कोई कैडर नहीं होता है अखिल भारतीय सेवा को लेकर के। कैडर किसके लिए होता है? प्रांतों में, राइट नाउ। तो प्रांत में ही आपको सेवा देनी है, प्रांतीय कैडर ही आपको अलॉट होगा, केंद्र का कैडर अलॉट नहीं होता है, केंद्र का कोई कैडर नहीं होता है अखिल भारतीय सेवा को लेकर के। पॉइंट की क्लैरिटी है, आशा करता हूं कि यहां तक चीज समझ में आ गई होगी। तो अखिल भारतीय नियंत्रण केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी है, ये बात आपको क्लियर हो गई, दोनों के नियंत्रण में ये कार्य करती हैं, राइट। प्रश्न ये उठता है कि अखिल भारतीय सेवा का ये स्वरूप, आपने ये अखिल भारतीय सेवा का गठन आपने क्यों किया, इसकी क्या वजह थी? तो ध्यान से आप समझिएगा, अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की एक प्रमुख वजह यह थी कि हमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। प्रश्न ये उठता है कि सिविल सेवा यानी अखिल भारतीय सेवा देश की एकता और अखंडता को कैसे मैनेज करती है? तो देखिए, देश की एकता और अखंडता को मैनेज करने के लिए एक विशेष बात होती है कि क्षेत्रीयता हो गया, भाषावाद हो गया, संप्रदायवाद हो गया, यानी इस तरह के जो वाद हैं उन वादों से यह प्रभावित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका अखिल भारतीय स्वरूप है, यानी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कर रही है राइट नाउ, एक ओपन कंपटीशन है, प्रशिक्षण है, इनकी पदच्युति है वो केंद्र के हाथ में है, राइट, पद से हटाना केंद्र के हाथ में है, पद अवनति केंद्र के हाथ में है, राज्य के हाथ में नहीं है। तो लिहाजा जब ये राज्य स्तर पर तैनात किए जाते हैं तो ये क्षेत्रीयता से प्रभावित नहीं होते हैं, ये क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इन सब चीजों से ये मुक्त रहते हैं, इनके प्रेशर में इन चीजों का इनके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, और ये नेशनल लेवल की सोच के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी सेवा शर्तें, इनके वेतन भत्ते इत्यादि क्या होते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर, यानी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक जैसे होते हैं, वो राज्य से राज्य उनमें कोई अंतर नहीं हो सकता। तो ये बात, इनको इसी को ध्यान में रखते हुए ध्यान से आप समझिएगा, यद्यपि संविधान सभा इसके लिए सहमत नहीं थी, संविधान सभा में अधिकांश लोग अखिल भारतीय सेवा को शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय सेवा के गठन की सबसे पहले, थोड़ा सा इतिहास पर आ जाइए, अखिल भारतीय सेवा का पहली बार गठन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, और इस समय 9 अखिल भारतीय सेवाओं का गठन हुआ था। किनका? 9 अखिल भारतीय सेवाओं का, जिसमें इंडियन पुलिस सर्विस भी है, और उस समय आईएएस नहीं कहा जाता था, उस समय आईसीएस कहा जाता था, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज। पॉइंट की क्लैरिटी है? तो ध्यान से आप समझिए, 9 अखिल भारतीय सेवाएं। तो सबसे पहले अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का उल्लेख हमें कहां मिलता है? भारत शासन अधिनियम 1919 में हुआ यह था। अब इस समय क्यों गठन किया था ब्रिटिश सरकार ने? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसके गठन का प्रावधान इसलिए किया था क्योंकि पहली बार प्रांतों को 1919 के अधिनियम के माध्यम से एक स्पष्ट विषय दिए गए थे केंद्र के बिहाफ पर कि भाई आप इस पर शासन कीजिए, और प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार दी गई थी। जाहिर सी बात है कि शासन व्यवस्था में अब 2 ध्रुव क्रिएट हो गए थे, एक नेशनल लेवल का हो गया, साम्राज्यिक स्तर का हो गया, और एक हो गया आपका राज्य स्तर का। तो इनका दिमाग यह था कि भाई हमारा साम्राज्य है वो सुरक्षित रहे, जहां जहां भारत के अंदर हमारी प्रभुसत्ता है वो हमारी अक्षुण्ण रहनी चाहिए। उसके लिए हमें इस तरह की सेवा की जरूरत है जिस पर पूरा नियंत्रण किसका होगा? यानी हमारा होगा, और उस पर राज्य के मंत्रियों का कोई इन पर यह प्रभावित नहीं करेंगे। इन पर अधिकार किसका रहेगा? यानी ब्रिटेन में जो बैठा हुआ था भारत मंत्री, और उसकी परिषद हो गई, और उसके बिहाफ पर नियंत्रण किसके हाथ में आ जाता है? आपके वायसराय के हाथ में, राइट नाउ। तो ये इसलिए इनका गठन किया गया था। जब भारत स्वतंत्र हुआ स्वतंत्र भारत में, अब क्या हुआ? स्वतंत्र भारत में हमने क्या किया? आधारतः संघात्मक प्रणाली को अपनाया,
आधारतः कैसी है? हमारी संघात्मक प्रणाली है। इस संघात्मक प्रणाली में एक होगी हमारी केंद्र सरकार और दूसरी क्या होगी? आपकी राज्य सरकार। केंद्र सरकार है वो आपके राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर, और जो ये राज्य सरकार है ये आपके क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के विषयों पर, महत्व के विषयों पर काम करेगी। यह बात हमने अनुच्छेद 246 में स्पष्ट कर दी है, राइट। तो जब दो स्तर की सरकार है तो जायसी बात है कि केंद्र के लिए केंद्र की सिविल सेवा दे दी हमने और राज्य के लिए राज्य की सिविल सेवा दे दी, राइट। और केंद्र की जो सिविल सेवा है, राइट ना, उसे केंद्रीय सेवा भी कहा गया है, राइट। तो जब केंद्रीय सेवा है और राज्य की अपनी सेवा है, तो जो अखिल भारतीय सेवा है भाई इस पर नियंत्रण तो केंद्र का रहेगा और काम करेगी ये राज्य में। तो भाई ये संघात्मक प्रणाली के क्या है? विरुद्ध है। इसलिए अखिल भारतीय सेवा को हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे। संविधान सभा में इसका विरोध किया गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका राज्यों के एकीकरण में निर्णायक योगदान था और आज जिस लेवल का भारत आपको देखने के लिए मिल रहा है वो इसी व्यक्तित्व की देन है, राइट। छोटे छोटे प्रांतों को भारत में शामिल करने में इनकी अद्भुत और निर्णायक भूमिका रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवा के पक्ष में, अखिल भारतीय सेवाओं के पक्ष में बड़ा निर्णायक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने क्या कहा कि ऑन रिकॉर्ड रखिए इस बात को, जो मैं कह रहा हूं वो संविधान सभा में ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्या कहा इन्होंने कि अखिल भारतीय सेवा के जो सदस्य हैं, अगर हम 4 नजरों से देखें, पहली नजर है देशभक्ति की, दूसरी नजर है वफादारी की, तीसरी नजर है सिंसियरिटी की और चौथी नजर है योग्यता की। यानी इन्होंने क्या कहा कि पैट्रियोटिज्म, लॉयल्टी, सिंसियरिटी और एबिलिटी को लेकर के अखिल भारतीय सेवाओं का कोई विकल्प नहीं है। नो अल्टरनेट, नो सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इन पॉइंट ऑफ व्यू लॉयल्टी, इन पॉइंट ऑफ व्यू पैट्रियोटिज्म, इन पॉइंट ऑफ व्यू एबिलिटी, इन पॉइंट ऑफ व्यू सिंसियरिटी। और क्या कहा कि इन 2-3 सालों में अगर अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों का अगर मुझे इस तरह का सहयोग नहीं मिला होता तो जिस रूप में मैं आज भारत देने में सक्षम हुआ हूं वो रूप देना संभव नहीं था। जैसे ही, ध्यान से आप समझिएगा, जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कह रहे थे कि किसको लेकर के? देशभक्ति, वफादारी, योग्यता, देशभक्ति, वफादारी, योग्यता और आपकी सिंसियरिटी, राइट नाउ, बहुत सिंसियर, मतलब इतने सिंसियर होते हैं अखिल भारतीय सेवा के लोग, यानी सिंसियरिटी। लॉयल्टी, एबिलिटी और सिंसियरिटी को लेकर के अखिल भारतीय सेवा का कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है।
और जैसे ही उन्होंने ये वकालत की तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तुरंत इसके महत्व को रेखांकित करते हुए संविधान सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल शब्दशः सही है और भारत के एकीकरण के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए यह जरूरी है अखिल भारतीय सेवाओं का होना, क्योंकि ये जिस लेवल के सिंसियर हैं, जिस लेवल की इनकी एबिलिटी है, राइट, जिस लेवल की इनकी लॉयल्टी है, जिस लेवल की इनका पैट्रियोटिज्म है जो हमें देखने के लिए मिला है, ये स्वतंत्र भारत में भी तो हमारे लिए जरूरत है। क्यों? क्योंकि भारत सांस्कृतिक विविधता का और भौगोलिक विविधता का एक बहुत बड़ा देश है और यहां पर जो सामाजिक अन्याय जो हुआ है उसमें क्षेत्रीयता और स्थानीयता का निर्णायक योगदान है। लिहाजा इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमें इस तरह की सर्विस की जरूरत है ही, यानी एकीकरण के लिए, राष्ट्र के एकीकरण के लिए अखिल भारतीय सेवा को बनाए रखना जरूरी है। और इन्होंने क्या कहा कि इन अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को प्रशासन तंत्र में रणनीतिक महत्व के पदों पर स्थापित किया जाना चाहिए। रणनीतिक महत्व के पद वो हुए जहां से पूरे प्रशासन को नियंत्रित किया जाएगा, निर्देशित किया जाएगा, वहां इनकी पदस्थापना निर्णायक है। आप देखेंगे कि जो आईएएस है उसको इमीडिएट 5 साल की नौकरी जैसे ही कंप्लीट होती है तो उनको डीएम बना दिया जाता है। आईपीएस को आप लेंगे तो पता चला कि 2-4 महीने उन्होंने एएसपी के रूप में काम किया और किसी सीओ के रूप में उनको प्रभार दिया गया। इमीडिएट विदिन 7-8 महीने के बाद उन्हें क्या बना दिया जाता है, आपके एसपी सिटी बना दिया जाएगा, एसपीआरए बना दिया जाएगा और कुछ समय और नौकरी करने के बाद उन्हें एसएसपी के पद यानी जिले का प्रभारी बना दिया जाता है, राइट। और फिर वहां से आप देखेंगे कि एसएसपी के बाद फिर आपका डीआईजी हो गया, डीआईजी के बाद आईजी हो गया और आईजी के बाद डीजीपी। आप देख रहे हैं कि इस लेवल पर इन अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होते हैं। अगर आप देखेंगे आपके सचिवालय में तो सचिवालय में भी दबदबा किनका होता है, इन्हीं अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को होता है। यानी अगर ज्वाइंट सचिव से लेकर के अगर हम बात करें, ज्वाइंट सेक्रेटरी से लेकर के आपके सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी जो होते हैं वो अखिल भारतीय सेवा के इन्हीं सदस्यों को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है ये मैंने अभी आपको स्पष्ट कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को चरितार्थ है आपके स्वतंत्र भारत में भी। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रीयता के दबाव में नहीं आते हैं, ये भाषावाद के दबाव में नहीं आते हैं, राइट, ये संप्रदायवाद के दबाव में नहीं आते हैं। यानी क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं वो इन पर प्रभाव नहीं डालती हैं। क्यों नहीं डालती हैं? क्योंकि इनका डिमोशन अगर होगा तो वो केंद्र करेगा, इनकी जो बर्खास्तगी है वो केंद्र के हाथ में, या रिमूवल है वो केंद्र के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। यानी राज्य सरकार केवल क्या कर सकती है, पोस्टिंग कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, प्रमोशन कर सकती है, ये उसके हाथ में है। पॉइंट की क्लैरिटी है, ये यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बात कही और उन्होंने कहा, और इस आधार पर ध्यान से आप समझिएगा, अनुच्छेद 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत आईएएस और आईपीएस को संसद द्वारा सृजित अखिल भारतीय सेवा का दर्जा दे दिया धारा 2 में। अच्छा, अब आइए धारा 1 में क्या कहा। धारा 1 में यह कहा है, ध्यान से आप समझिएगा, अनुच्छेद 312 की धारा 1 कि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करे कि किसी क्षेत्र में
नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करना, सेवा का गठन करना राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, आवश्यक है या समीचीन है, इसको कहेंगे नेसेसरी, और इसको कहेंगे एक्सपीडिएंट। यानी नेसेसरी या एक्सपीडिएंट है इन नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित में। अगर यह प्रस्ताव पारित कर देगी, संकल्प पारित करे, तो संसद नई, तो संसद उस क्षेत्र में नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करती है, नई अखिल भारतीय सेवा का गठन करती है। अच्छा, 42वें संवैधानिक संशोधन से, 42वें संवैधानिक संशोधन से न्यायिक क्षेत्र में भी, न्यायिक क्षेत्र में भी अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का अधिकार दे दिया गया है, दे दिया गया है किसको? संसद को। पॉइंट की क्लैरिटी है। यानी लेकिन प्रोसेस वही होगा, यानी राज्यसभा 2/3 बहुमत से उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित करेगी कि न्यायिक क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवा का गठन करना समीचीन है या आवश्यक है। जब यह संकल्प पारित हो जाएगा, अब संसद क्या करेगी? अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रावधान करेगी। आप कहेंगे सर ये फिर न्यायिक सेवा क्यों जोड़ा गया है? देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो ठीक है, सिविल सेवा के क्षेत्र में तो ये बात हो जाती है, लेकिन हमने अपने यहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की वजह से 42वें संवैधानिक संशोधन में इफ एंड बट को समाप्त करते हुए ये इंसर्ट कर दिया अनुच्छेद 312 की धारा 1 में कि न्यायिक क्षेत्र में भी अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है, भले ही अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनमें कुछ भी लिखा हुआ हो। राइट, ये बात आपकी जोड़ दी गई। पॉइंट की क्लैरिटी है। तो अब यहां पर प्रश्न क्या बनता है, जरा समझिए। प्रश्न यह बनता है कि अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाता है, यानी अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार किसको है? ए, संसद को, बी, राज्यसभा को। अब सी और डी को आप हटा दीजिए, अब इन दोनों में से ही है। तो स्टूडेंट धड़ से किसको टिक करता है? राज्यसभा को। तो राज्यसभा को टिक नहीं करना है, टिक किसको करेंगे? संसद को। यानी नई अखिल भारतीय सेवा का, यानी क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज का राइट किसको है? पार्लियामेंट को। लेकिन पार्लियामेंट ये काम कब करेगी? ये पार्लियामेंट काम तब करेगी जब राज्यसभा संकल्प पारित करे कि उस क्षेत्र में ये राष्ट्रीय हित में है। जब तक वो संकल्प पारित नहीं करेगी तब तक संसद उसका गठन नहीं कर सकती। अब यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है ABCD करके कि अखिल भारतीय सेवा से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ए, अखिल भारतीय सेवा का गठन संसद द्वारा किया जाता है। बी, अखिल भारतीय सेवा का गठन
राज्यसभा के संकल्प द्वारा किया जाता है। सी, अखिल भारतीय सेवा का गठन संसद द्वारा संसदीय अधिनियम से किया जाता है, जिसके लिए राज्यसभा संकल्प पारित करके अनुमति देती है। डी, सही विकल्प उपलब्ध नहीं है। अब या एक और कोई ऑप्शन दे दिया। अब यहां धड़ से स्टूडेंट ने किसको टिक कर दिया? राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके। तो जैसे ही राज्यसभा संकल्प द्वारा पारित करके इसको टिक करेंगे तो आपका यहां पर उत्तर सही होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रश्न क्या किया है? गलत। लेकिन अगर सही की बात करें तो सही में फिर 1 2 3 करके ऑप्शन बनेगा। यानी संसद ही गठन करती है, लेकिन संसद गठन कब करेगी? जब राज्यसभा अधिकृत करेगी, यानी राज्यसभा संकल्प पारित करके। लेकिन राज्यसभा के संकल्प पारित करने से गठन नहीं होता है। संकल्प पारित किया जाता है कि भाई संसद को अधिकार देने के लिए कि आप अब इस क्षेत्र में क्या कीजिए? अखिल भारतीय सेवा का गठन कीजिए। तो यह था आपके अखिल भारतीय सेवा और अनुच्छेद 312। आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इससे संबंधित इसी तरह के अन्य वीडियोस पर भी हम समय समय पर आपको चर्चा करते रहेंगे। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।